नमस्कार बच्चों। बच्चों, हमारा टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जारी है। जैसा पिछली वीडियो में आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्यों होती है, रासायनिक अभिक्रिया कौन करता है, उसके परिणाम स्वरूप में कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं। जैसे अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं और जो नए पदार्थ बने उसका हम उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान बताई थी आपको, उसका ताप, गंध, स्वाद जो परिवर्तन आप देखते हैं। उसके बाद हमने रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना सीखा, सूत्र या संकेतों के रूप में जिसका कह सकते हैं आप। दो प्रकार की आपने रासायनिक समीकरण देखी, एक कंकाली और एक संतुलित। कंकाली को आपने संतुलित करना भी सीखा। उसके बाद हमने लास्ट की वीडियो में पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया प्रकार, जिसमें 13 प्रकार की विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं हमने एग्जाम्पल समेत पढ़ी। अब आपके इस अध्याय में दो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो रह गए हैं, जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो हैं, एक तो है विकृत गंधिता और दूसरा है संक्षारण। विकृत गंधिता और एक है संक्षारण। विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता कि जैसे हमें एक अभिक्रिया प्रकार पढ़ रहे थे, उपचयन अभिक्रिया। उस अभिक्रिया में हमने बताया था कि जो अभिकारक है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाता है, वो हमारी उपचयन अभिक्रिया है। तो उसी प्रकार क्या है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, विशेषकर कौन से, तेलीय पदार्थ या वसा वाले पदार्थ जिसे चिकनाई कहते हैं, वो ऑक्सीजन से क्रिया कर जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाएंगे तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाता है और वो हमारे खाने योग्य नहीं रहते। यही प्रक्रिया है, इसी को अवस्था को हम विकृत गंधिता कहते हैं। वसायुक्त एवं तेलीय, यानी तेल की मात्रा हो, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध, स्मेल होती है, तथा स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तथा वे खाने योग्य नहीं रहते। इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या है कि वसायुक्त एवं तेलीय खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन आ जाता है, बदल जाता है, तथा वे खाने योग्य नहीं रहते। इसे विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता है, इसमें खाद्य पदार्थ है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया ऑक्सीकृत होता है, तो इसको रोकने के उपाय हैं। रोकने का क्या उपाय है कि हम
खाद्य पदार्थों को ऑक्सीजन के संपर्क में आने से ही रोक दें ताकि वो ऑक्सीकृत ना हो आपस में, जैसे उनकी गंध और स्वाद में परिवर्तन ना आए और खाने योग्य रहे। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रतिऑक्सीकारक यूज करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग, प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करते हैं। प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं, प्रतिऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीजन की क्रिया को रोकते हैं, ऑक्सीजन को क्रिया करने नहीं देते। जैसे उदाहरण है, जो खाद्य पैकिंग आती है, पैकिंग पदार्थ होते हैं, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरी देखते हैं कि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन क्या करती है, ऑक्सीजन को उसके पास खाद्य पदार्थों के संपर्क में नहीं आने देती, जिससे उनका ऑक्सीकरण नहीं होता और वे लंबे समय तक सुरक्षित रह सकते हैं, खाने योग्य रह सकते हैं। तो पैकिंग पदार्थों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, प्रतिऑक्सीकारक है। इसके बाद हमारा एक जो टॉपिक है लास्ट, वो है संक्षारण। संक्षारण क्या है, संक्षारण। जैसा कि आपने छोटी कक्षा में पढ़ा होगा कि जो लोहा है, धातु, अगर उसको हम कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, जब हम लोहे की कोई वस्तु है खरीदते हैं तो वो काफी अच्छी कंडीशन में होती है, चमकीली होती है, लेकिन वो वायु के संपर्क में, नमी के संपर्क में रहने के बाद उसके ऊपर धीरे धीरे पपड़ी जम जाती है, जिसको हम जंग कहते हैं। तो उसी प्रकार जो धातुएं हैं वो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, नमी के साथ क्रिया करके ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, उनकी चमक है वो फीकी हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। धातुएं ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में रहने से या आने से धातुओं के ऑक्सीजन तथा नमी के संपर्क में रहने से उनकी बाह्य परत पर एक पपड़ी, बाह्य परत पर एक पपड़ी जम जाती है, जिसे संक्षारण कहते हैं। बच्चों, ये पपड़ी तो मेन लोहे में होती है, अन्य धातुओं में पपड़ी नहीं कहेंगे। उसका क्या है, परत इतनी मटमैली हो जाती है, उसका रंग है फिर चमक उसकी कम हो जाती है, बाह्य परत की चमक कम हो जाती है। अब ये कह सकते हैं कि उसकी बाह्य परत की चमक कमजोर हो जाती है, फीकी हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया का नाम हमने संक्षारण दिया गया है। और इस किसी भी धातु का है, चाहे वो जिंक है, तांबा है, लोहा है, सिल्वर है, जैसे चांदी है, जो सिल्वर चांदी है, वो वायु के संपर्क में रहने के बाद उसका रंग काला हो जाता है।
तांबा वायु के ऑक्सीजन संपर्क में रहेगा, नमी के संपर्क में रहेगा, हरा हो जाएगा। जो लोहा है वो भूरा हो जाएगा, भूरे रंग का। आप देखते हैं जैसे कि हम आभूषण खरीदते हैं तो काफी चमकीले होते हैं, बहुत शानदार दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो उपयोग करते हैं वो हम तो उनके साथ नमी के संपर्क में रहते, वो वायु के संपर्क में, और उनकी जो ऊपरी परत है वो धीरे धीरे रस्ट होती जाती है, कि चमक होती जाएंगी वो, और उनका रंग बदलता जाएगा। हल्का जैसे सिल्वर की कोई आभूषण है वो काले रंग में परिवर्तित हो जाता है, ऊपर जम जाता है उसके, तांबा है वो उसके ऊपर हरी परत जम जाती है। तो इनको हम संसारण बोलते हैं। और लोहे का जो संसारण है उसको हम जंग बोलते हैं, जंग। इस संसारण का कारण क्या है? इसका मुख्य कारण नमी तथा ऑक्सीजन है। नमी तथा ऑक्सीजन है। संसारण से बचने का उपाय क्या है? संसारण से बचने का उपाय है कि हम उन धातुओं को नमी के संपर्क में आने से बचाएं, ऑक्सीजन के संपर्क में कम बचाएं, या उनके ऊपर कोई वांछनीय दूसरी धातु की परत चढ़ा दे। तो बचाव क्या है? बचाव ये है कि एक तो जो धातुएं हैं उनके ऊपर, धातुओं पर वांछनीय होता है जिसको हम चाहते हैं, धातु की परत चढ़ाकर, और दूसरा है धातुओं को वायु तथा नमी के संपर्क से बचाकर, और जैसे अगर लोहे को बचाना हो, कई बार आता है लोहे को जंग से कैसे बचाएंगे, लोहे का अलग आता है, लोहे को जंग या संसारण से बचाने के लिए उपाय, तो हम लोहे को जंग या संसारण से बचाने के लिए क्या करते हैं? एक तो उसके ऊपर तेल या चिकनाई की परत लगाकर, चढ़ाकर, दूसरा है ग्रीस लगाकर, नंबर 3 है वायु तथा नमी के संपर्क से बचाकर, और चौथा है उसके ऊपर किसी अन्य धातु की परत चढ़ाकर या उसकी पैकिंग करके भी उसको संसारण से बचाया जा सकता है। तो बच्चों, ये दोनों लास्ट टॉपिक जो हमने कर लिए आज, इसके साथ ही हमारा ये अध्याय पूरा हो जाता है। इसको एक बार जो हमने इसमें क्या क्या सीखा है, इस अध्याय में हमने रासायनिक अभिक्रिया सीखी है, रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद और अभिकारक सीखे, उसकी पहचान कैसे की जाती है,
या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या क्या घटनाएं संभव हो सकती हैं, या हमें कैसे पता चलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण कितने प्रकार की होती है, और रासायनिक समीकरण जो कंकाली टाइप है उसको संतुलित कैसे करते हैं। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के हमने 13 प्रकार पढ़े थे। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, उपोपचयी अभिक्रिया, विद्युत अपघटय, तापीय अपघटय, अवक्षेपण अभिक्रिया और सौर। और उसके बाद हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक थे, विकृत गंधिता और संक्षारण, जिसके बारे में अध्ययन किया इस वीडियो में। और इसके साथ ये अध्याय आपका पूरा होता है। अगले वीडियो में हम इसका अभ्यास जो पूरे उसकी पुनरावृत्ति करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।